नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेइज्जती। मनीषा की शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। मनीषा के पिता रंजीत जी बेटी की हर डिमांड को पूरी करने में लगे हुए थे। मनीषा 22 साल की हो चुकी थी और एमए की पढ़ाई कर रही थी। ये शादी कुछ हटकर थी। दोनों तरफ के परिवार वाले एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दरअसल मनीषा की बुआ का लड़का आनंद और मनीषा के होने वाले जेठ श्रवण दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। इनकी दोस्ती की वजह से ही शादी की बात चल रही थी। श्रवण ने इस शादी के लिए अपनी एड़ी चोटी एक कर दी। दोनों दोस्त की एक ही इच्छा थी कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, पर रिश्तेदारी में बदलते बदलते दोनों दोस्त की दोस्ती पर आंच आ गई। कारण था इन दोनों परिवार में दहेज को लेकर हुई नोकझोंक। जब रिश्ता तय हो रहा था तब दहेज की डिमांड को पूरा करते करते इन दोनों परिवार के साथ साथ इन दोस्तों के बीच भी मनमुटाव शुरू होने लगा। आनंद के मामा यानी मनीषा के पिता रंजीत जी के अनुसार दोस्ती होने के नाते दहेज में कंसेशन तो होना चाहिए, पर श्रवण के पापा की सोच बिल्कुल इसके विपरीत थी। उनको लगता था कि कहीं दोस्ती के नाते दहेज ना कम करवा लें। अब इतनी सारी विघ्न बाधाएं आने के बावजूद शादी तो हो गई। मनीषा तरुण के साथ खुशी खुशी अपनी ससुराल आकर रहने लगी। पहले दिन मनीषा अपने ससुराल में कंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी अरे मनीषा, मायके से ऊब चुकी थी क्या? जेठ श्रवण ने उसको मजाक में बोला। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मनीषा मुस्कुराते हुए बोली। घर में एक जेठानी और दो ननद थी। दोनों ननद दोनों भाइयों से बड़ी थी। मनीषा के नंदोई को रंजीत जी से काफ़ी शिकायतें थी। उनके अनुसार मनीषा के परिवार वालों ने शादी में उनको भाव नहीं दिया। रिसेप्शन वाले दिन सुबह सुबह जब मनीषा अपने कमरे में थी तब उसने बाहर वाले कमरे से आती आवाज़ को सुना। उसके नंदोई बहुत ही गुस्से से रंजीत जी की बुराई कर रहे थे। पहली बार अपने पापा की बुराई दूसरे के मुंह से सुनकर उससे बहुत ही अटपटा सा लगा। और हद तो तब हुई जब रिसेप्शन की शाम छोटी ननद शालिनी मनीषा से बोली, अरे मनीषा, अपने मम्मी पापा को और अपने परिवार वालों को रिसेप्शन की पार्टी में आने से मना कर देना, वरना उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मनीषा बेचारी सब्र का बांध टूट गया। वह रोने लगी। पहले तो सुबह सुबह उसके नंदोई और अब उसकी नंद शालिनी भी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किस जगह ब्याह कर आई है। माँ, आप सब यहाँ शाम की रिसेप्शन पार्टी में मत आना। दीदी ने आप लोगों को यहाँ आने से मना किया है, मनीषा अपनी माँ से फ़ोन पर बोली। उसकी माँ ने यह कहकर उसको दिलासा दिया, चाहे जो हो जाए हम सब आएंगे, तू चिंता मत कर। उसके मम्मी पापा तथा परिवार वाले आए, लेकिन बेइज्जती भी सहनी पड़ी। जब मनीषा इस घर में आई थी तो चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में एक बचपना साथ लाई थी, पर माहौल देखकर वह अपने आप में सीमित होती चली गई। 10 दिन बाद ही तरुण के साथ नागपुर जाने का उसका टिकट भी आ गया था। इधर हर दिन शालिनी मनीषा को कुछ ना कुछ उलाना देने से पीछे नहीं हटती। रिसेप्शन के दिन से लेकर उसके नागपुर जाने के दिन तक वह तानों से घिरी रही। खैर, समय का पहिया दौड़ता गया। धीरे धीरे मनीषा ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया। शादी के 16 साल बाद कोरोना काल में मनीषा के सास ससुर भी चल बसे। समय की गति बढ़ती चली गई। एक दिन, अरे तुम्हें एक बात पता चली कि निखिल निकिता एक दूसरे को 5 साल से डेट कर रहे हैं और बात शादी तक आ गई। दीदी, जीजाजी पहले तो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। वह चाहते थे कि निखिल निकिता के संग ब्याह नहीं रचाए, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। शादी भी पक्की हो गई है। मनीषा की बातचीत उसकी जेठानी अमिता से फ़ोन पर हो रही थी। अच्छा दीदी, हमें तो पता भी नहीं था। अब तुम सबको पता ही होगा क्या?
क्या करें, बच्चों की जीत के आगे हम माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। निखिल की शादी पक्की हो गई है। जनवरी का रिजर्वेशन तुम सबका करवा रही हूँ। 31 की शादी रखी गई है, तुम सबको आना है। आज सुबह सुबह मनीषा की ननद ने फ़ोन पर मनीषा को बताया। जी हम सब जरूर आएंगे दीदी, आप निश्चिंत रहिए, कहते हुए मनीषा ने फ़ोन अपने पति तरुण को दे दिया। फिर भाई बहन की बातों का सिलसिला चलता रहा। इधर मनीषा मन ही मन में यह सोच रही थी कि दीदी की होने वाली बहू निकिता का क्या होगा। दीदी का सख्त मिजाज क्या वह सहन कर पाएगी। सोचते सोचते वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे शादी की डेट भी नज़दीक आ गई। अब सारे शादी के लिए पटना आ गए। मनीषा ने अपने भांजे की शादी को खूब एंजॉय किया। गीत संगीत से लेकर नाच गाने तक सब में जोर शोर से भाग लिया। पूरी शादी में मनीषा शालिनी के चेहरे के हाव भाव को नोटिस करने में लगी हुई थी और आखिरकार उसने यह नोटिस किया कि पूरी शादी में दीदी का चेहरा बिल्कुल उतरा सा लग रहा था, शायद लड़की की वजह से। लेकिन पता नहीं कि दीदी की तबीयत शादी में हुई थकावट के कारण खराब थी। रिसेप्शन के दिन मैं यह सोच रही थी कि शायद आज जरूर कोई नौटंकी जीजाजी और दीदी करेंगे, जैसे उन्होंने मेरी शादी में किया था। पर यह सारी बातें गलत साबित हो गईं। दीदी पूरे दिल से निकिता के मायके वालों के स्वागत में एक पैर पर खड़ी रही। मनीषा ने इस बात को अपनी जेठानी अमिता से शेयर किया। हाँ मैंने भी नोटिस किया, अमिता बोली। खैर शादी ब्याह खत्म हुआ, सभी अपनी अपनी जगह प्रस्थान कर गए। मनीषा भी अब नागपुर आ चुकी थी। एक दिन मनीषा की बात अमिता से हो रही थी। जीजाजी और दीदी अपनी बहू निकिता को काफ़ी मान सम्मान दे रहे हैं। दीदी निकिता की बच्चे वाली हरकत पर भी हंसती है। कभी भी उसको दहेज के लिए 100 बातें नहीं सुननी पड़ती और यहाँ तक कि निकिता के साथ साथ किचन में भी लगी रहती हैं। मनीषा की रिपोर्टर जेठानी अमिता बोली। ऐसा सुनकर मनीषा का खून खौल गया, पर वह कुछ बोल ना सकी। दिल में एक कसक थी कि मेरे साथी ऐसा क्यों किया। अपनी बहू के लिए तो वो अपने आप को एक महान सास साबित करने में लगी हैं, पर मेरे घर में मेरी सास को क्यों। यह सोचते सोचते जाने कब मनीषा की आंख लग गई। नंद को कभी भी अपनी भाभी से इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। चाहे दहेज मिले ना मिले, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है। नंद का रोल एक बहन और माँ का होना चाहिए, ना कि सास बनने का। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।